आफ्टरनून माय डियर। इस समय आप लोग 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बचे हुए पॉइंट पढ़ेंगे, नहीं? तो आप लोग भी जो रेगुलर है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो रेगुलर नहीं है उसको जानकारी दे कि ये 10th बी बैच जो है उसको पढ़ा रहे हैं इस समय। और उसमें पढ़ क्या रहे हैं? इतिहास। और इतिहास का इकाई कितना? इकाई 1 का कुछ पॉइंट पढ़ाए हैं, उसी का शेष पढ़ाएंगे। ये अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। और आज का पॉइंट होगा आपका, क्या पॉइंट होगा? हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, यही है ना? क्या है यार? राष्ट्रवादी आंदोलन। ये पॉइंट आज आप लोग पढ़िएगा, सभी आदमी कॉपी के बीच में लिखिए, हम शुरू करेंगे। मैं इसमें एक एक करके पढ़ेंगे, 3 को छुटका छुटका जैसा, नहीं? तो इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। आने दो मैं उसको थोड़ा सा उधर कर सकते हो। आप उस डेस्क को उसमें से डालो तो यार। हाँ, जबरदस्ती मत करो, सिस्टम से करो। अपने होगा बेंच को भी उधर करो, बेंच भी उधर है, देखा? तो मैं बता रहा था कि इसमें 3 देश हैं, छोटा छोटा। जब जर्मनी, इटली जैसे देश, फ्रांस जैसे देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर भी छिटका पड़ा। और यहाँ पर भी राष्ट्रीयता की भावना उग्र हुई, और ये लोग भी, यहाँ के लोग भी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, चूंकि ये लोग भी गुलाम थे, ये देश भी गुलाम था, किसी का शासन के अधीन रहते थे, तो यहाँ के लोग भी गुलामी से आजादी पाने के लिए आंदोलन शुरू किया है, उसी को पढ़ना है। तो स्टार मार के सबसे पहले किसका लिखेंगे हम लोग? हंगरी। हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन, हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन। आप लोग भी ऐसे करके लिख लो, मैं डियर, आंदोलन ऐसे करके लिख लीजिए, लिख के तब बताते हैं। बोले चलिए शांत हो जाए, शांत हो गए। मैं ये हंगरी की जो जनता है, यहाँ की जो जनता थी, या फिर एक चीज और बताते हैं, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। किसका? ऑस्ट्रिया का शासन, इसका शासन था हंगरी पर, ऑस्ट्रिया का शासन। तो यहाँ हंगरी की जनता 1848 ईस्वी में आंदोलन हुआ था, और ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिक थे
भले ही फ्रांस से लड़ाई हुआ था, फ्रांस की जनता लड़ाई की वजह से, लेकिन वो जो लुई फिलिप शासक थे, ये सब किसके इशारा बनाते थे? मेटरनिक, अच्छा ऑस्ट्रिया के इशारा। तो ऑस्ट्रिया जैसे ही समझिए एक तरह से हार गया, थक गया, तो यहाँ के लोग इससे प्रेरित हुआ था कि मैं भी ऑस्ट्रिया को हरा सकता हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उससे हंगरी के लोग प्रभावित होकर, उससे हंगरी के लोग सीख लेकर और ऑस्ट्रिया से छुटकारा पाने के लिए एक लड़ाई शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नेतृत्व किया कोसूट। कौन? कोसूट। नेता कौन थे भाई? कोसूट। ये कोसूट ऑस्ट्रिया हंगरी के क्या थे? नेता थे और बहुत ही अच्छे नेता थे। इन्होंने मौका पाकर ऑस्ट्रिया को नीचे दिखाने का हर संभव प्रयास किया, जिसमें इसको सफलता भी मिली है। और कुछ ही दिन में मैं बता दूं आपको, डेट भी बता दूं, कुछ ही दिन 31 मार्च 1848, आपको याद होगा फरवरी में हुआ था 1847 क्रांति, 24 फरवरी, नहीं याद होगा? एक ही महीना के बाद इधर से ये लोग हमला कर दिया, समय को देखते हुए। और फिर 31 मार्च को ही 31 मार्च को ही ऑस्ट्रिया की सरकार हंगरी की बात मानी, और इस तरह से एक तरह से कहिए कि हंगरी क्या हो गया? आजाद। यही 2-3 लाइन पढ़ेंगे हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन पर, ठीक समझ गए? अब इसमें याद क्या रखना है कि हंगरी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। हंगरी की जनता कैसे प्रभावित हुआ आजाद होने के लिए 1847 में क्रांति से? इसका नेता कौन था? और इस नेता के प्रयास से कब ऑस्ट्रिया हंगरी की बात को मानने के तैयार हो गया? 31 मार्च। एक 3-4 को पॉइंट याद रखिए, ऐसी को जरूरत के हिसाब से देते जाइए, बन गया आपका क्वेश्चन का जवाब। क्या? चलिए देखिए, तब ऐसे करके ध्यान दे दिए ना। देखिए, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का शासन था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से हंगरी की जनता 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से हंगरी की जनता प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। ऑस्ट्रिया से आजाद होने के लिए आंदोलन शुरू किया। आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। होने के लिए बात सर, एक आंदोलन शुरू किया। जिसका नेतृत्व
पोसुत हाँ नेतृत्व लिखे तो नेतृत्व इसका नेतृत्व पोसुत कर रहा था परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1848 ईस्वी को परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी आजाद हो गया जी। गुड मॉर्निंग गेस्ट पेपर कहाँ पर रहते थे आप? अच्छा मैं 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ है या नहीं। अभी तो काके कैसे बात नहीं कर रहा है, तुरंत करना शुरू कर दी।
थोड़ा शुरू कर दिए, थोड़ा साधना करो ना, क्या की कर रही हो ना? जो कहे थे कि नहीं करना है उसको क्या बोलना चाहिए, इसमें दुकानदार ने तो दूसरा उससे अगर कोई लाभ है तो बता दीजिए, लाभ नहीं है तो बात करें तो आप जगह दीजिए नहीं, आप किसी भी कचरे के ऊपर जो सलाह लगा तो बात कीजिएगा, जैसे बात करने का मन हो कि सारा से बुला हम अपने डिस्टर्ब थोड़ा सा मेरा बीच में किसी डिस्टर्ब हो रहा था, मेरा माइंड इंस्टेंट घूमने लगता है, क्या शाम से हम खा रहे थे फिर बीच में डिस्टर्ब हो गए, मन करता है कोई भगवान क्यों नहीं हो उसको हम खा जाए, मेरा पढ़ाने की रुचि बढ़ता है तो अभी आए एक आध रोज मोबाइल मोबाइल थोड़ा ऑन रहेगा मेरा, बिल्कुल क्लास में बंद रहती है, या का परीक्षा चल रहा है इसलिए मेरा ऑन है, जिसका नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा था परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1848 को, तो देखिए आपने परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी आजाद हो गया, या फिर कहिए हंगरी के, लिखा नहीं है, हंगरी की पूरी बात कौन मान लिया, ऑस्ट्रिया मान लिया। तो आपने देख लिया कैसे शुरू हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन है, इसके हंगरी को मिटा के अब पोलैंड लिख देंगे, देखिए आप लोग मिटाइएगा नहीं, आप लोग दूसरा जगह लिख लीजिएगा, मिटाना ही शुरू कर देते हैं, बताओ उठाओ माइक इसको, पोलैंड ना, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन, पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन, आ जाइए, ये भी छोटा सा देश था लेकिन इस पर रूस का शासन, बड़े दिन के बाद सुनने में मिला हुआ कि रूसों का शासन था, नहीं, इसका रूस का शासन था इसमें। रूस का शासन था और यहाँ के पोलैंड के लोग 1830 ईस्वी क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे प्रभावित हुआ था और प्रभावित होकर उसको लगा कि मैं रूस को भगा दूंगा, रूस से आजाद हो जाएंगे, लेकिन इसका ऐसा संभव लग रहा है आप लोग को, रूस तो बहुत मजबूत है, तो फिर जाके ये लोग प्रयास किए लेकिन इस प्रयास में उसको सफलता नहीं मिली और रूस ने उस समय इंग्लैंड से अच्छी दोस्ती थी, फ्रांस से भी अच्छी दोस्ती थी, इंग्लैंड फ्रांस दोनों का सहायता दिया और पोलैंड की मंशा पर पानी फेर दिया। यही थोड़ा सा पॉइंट है, 2 लाइन में लिखने का, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए पोलैंड पर रूस का शासन था, पोलैंड पर रूस का शासन था, रूस का शासन था, उनमें यहाँ की जनता
यहाँ की जनता 1830 ईस्वी की 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर रूस से आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। रूस से आजाद होने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। जिसको रूस इंग्लैंड फ्रांस के सहयोग से असफल कर दिया। नेक्स्ट क्या है, बोहेमिया में सर शुरू हो गया था, एक दिन क्लास समाप्त होना देना चाहिए था कल, लेकिन एक क्लास का जरूरत था। क्या लिखेंगे? बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन, में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस बोहेमिया पर भी ऑस्ट्रिया का शासन था। किसका? ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन था, लेकिन यहाँ की जनता हंगरी आंदोलन से परे थे। हंगरी आंदोलन स्वतंत्र होने के लिए किया था। हंगरी आंदोलन से प्रभावित हुआ था नहीं, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर भी बनता है, क्या ऑस्ट्रिया इसको सफल होने देगा? नहीं, ऑस्ट्रिया भी इसको स्वतंत्र नहीं होने दिया, इसके आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। देखिए बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। बोहेमिया की जनता बोहेमिया की जनता हंगरी आंदोलन से प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ
आंदोलन शुरू किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। लेकिन ऑस्ट्रिया उसे सफल होने नहीं दिया। लेकिन ऑस्ट्रिया उसे सफल होने नहीं दिया। बोल माय डियर, अगला पॉइंट। एक तो कल क्वेश्चन भी थी। अब है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका है ना। भूमिका, ये पॉइंट है आपका। एक कहीं हल्का चलता है, फिर मोटा चलता है, बस इसका ही खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा नीचे खत्म हो रहा है। हो गया? तो आइए एक बार शांत होकर सुन लीजिए। ये पॉइंट कर रहा है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण, अर्थात इटली जो बिखरा हुआ था वो जो एक हो रहा था, और जर्मनी जो 300 टुकड़ा बिखरा हुआ था वो जो एक हो रहा था। तो इसमें ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका थी? क्या ऑस्ट्रिया सहयोग कर रहा था कि विरोध कर रहा था? ये तो बिल्कुल तय हुआ कि ऑस्ट्रिया इसका विरोध, भूमिका यही हो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ये विरोध कर रहा था। अब सवाल होता है कि क्यों विरोध कर रहा था? उसपे उसका शासन था, राइट। क्योंकि जर्मनी और इटली के बहुत सारे क्षेत्र पर इसका शासन था, और इसको इस बात का भय था कि इसका जब एकीकरण कार्य पूरा हो जाएगा तो हमको वहां से भागना पड़ेगा। जब तक ये बिखरा हुआ है तो मेरा शासन वहां सुरक्षित है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा डालते रहते थे, ऑस्ट्रिया विरोध करते रहते थे ताकि ये इसका एकीकरण नहीं हो, मेरा शासन यहाँ से खत्म नहीं हो। इससे एक लाइन में हम कह सकते हैं इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की विरोधात्मक भूमिका थी या रही है। हो गया क्लियर? चलिए, हो गया, तुरंत नोट कर लीजिए। टाइम कम है आप लोग के पास, पॉइंट पीछा हो गया था। देखिए इटली और जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर, इटली और जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का, इटली और जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन था। अतः ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण
ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण, ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण के खिलाफ था क्योंकि उसको भय था कि इसका एकीकरण कार्य पूरा होने पर इसका एकीकरण कार्य पूरा होने पर मेरा शासन वहां समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। अतः इटली और जर्मनी के एकीकरण कार्य में ऑस्ट्रिया बाधा डालते रहते थे। ऑस्ट्रिया बाधा डालते रहते थे। क्या ये समझ में आ गया आप लोग? बाधा डालते रहते। अगला पॉइंट बताइए। जी क्या लिखे हम लोग? बैठो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हो कितना बढ़िया चल रहा है। यूरोप बैठो ना। राष्ट्रवाद उदय के कारण और ये माय डियर कहने का तात्पर्य इसका यही है, यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, शुरू में ही था। तो उदय के कारण क्यों उदय हुआ, कुछ तो कारण होगा, और उसका बाद प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव या परिणाम क्या पड़ा उसका। उदय जब हुआ तो कुछ तो हुआ होगा ना, तो इसका भी 2 पॉइंट बन सकता है नहीं। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण पहले पड़ेंगे, उसके बाद प्रभाव पड़ेगा। स्टार मार के लोग पहले राष्ट्रवाद उदय के कारण पड़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के क्या पढ़ेंगे, कारण है ना, पहले कारण पढ़ेंगे। 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण सुन लीजिए एक बार दोबारा। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि वहां के शासकों द्वारा जनता के खिलाफ में काम किया जाना। अगर जनता के खिलाफ काम नहीं होता तो जनता में देश प्रेम की भावना उत्पन्न पहला। दूसरा क्या होता जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नेताओं का वहां पर उदय होता। और तीसरा क्या होता है कि शिक्षा का स्तर और प्रतिशत
वर्ण, ये 3 को महत्वपूर्ण है। चौथा दे सकते हैं गरीबों के साथ अन्याय किया जाना। तो 4 को महत्वपूर्ण है वहां के लिए, चारों पहले नोट कर लीजिए। 1 नंबर लिखिए, शासक द्वारा जनता के विरुद्ध काम किया जाना। शासक द्वारा, 1 नंबर में, शासक द्वारा जनता के विरुद्ध काम किया जाना। शासक द्वारा जनता के विरुद्ध काम किया जाना, काम किया जाना हो गया। दूसरा, गरीबों का व्यापक स्तर पर शोषण होना। व्यापक स्तर पर शोषण होना, शोषण मतलब माइनर वही होता है गरीबों को अधिकार नहीं देना, उसको बाय फोर्स खटाना, ये सब। गरीबों को व्यापक स्तर पर, गरीबों का गरीबों का व्यापक स्तर पर शोषण होना। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नेता और राष्ट्रभक्त, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे नेता और राष्ट्रभक्त व्यक्ति का जन्म होना। व्यक्ति का जन्म होना। नेक्स्ट, शिक्षा की स्थिति में सुधार होना। शिक्षा की स्थिति में सुधार होना। शिक्षा की स्थिति में सुधार होना। मैंने ये 4 इसका महत्वपूर्ण था, और आगे आज नहीं बढ़ पाएंगे, आज भी यहीं तक रहेंगे। आज के क्लास को यहीं तक रोक रहे हैं। अच्छा, एक मिनट लेकिन